गाइज़, ये भूटान का ट्रिप आज शुरू हो रहा है और ट्रिप शुरू होने से पहले ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भूटान के बारे में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लोग जानते नहीं ज़्यादातर जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, और फॉलोड बाय कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम इंडियन सिटीजन्स को ध्यान रखना चाहिए भूटान आते वक्त। ये कुछ पॉइंट शुरुआत में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि जो आगे का वीडियो सीरीज़ पूरा होगा वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत सारी चीज़ मैंने देखने की इस वीडियो सीरीज़ में कोशिश करी है इस ट्रिप में, और उम्मीद है जैसे जैसे वीडियो आप देखते जाएंगे आप भूटान के बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या है। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करके रखे हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ इस समय भूटान की राजधानी थिम्पू में। ये ट्रिप बहुत अलग होने वाला है क्योंकि इस बार मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे कंट्री में हूँ जहाँ का एम्बियंस फील करना, यहाँ का कल्चर, लोग और यहाँ का ट्रेडिशन देखना, और सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ का लैंडस्केप देखना मेरे लिए खास इम्पॉर्टेंट है इस टूर पे। और आपको ये बता दूँ, मैं एक ऐसे कंट्री में हूँ जो 1970 तक, आज से 5 दशक पहले तक दुनिया के मैप में भी नहीं था। ये तो तब हुआ जब यहाँ के चौथे किंग यानी कि जिग्मे सिंघे वांगचुक जो चौथे किंग थे भूटान के, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और ये टर्म बिल्कुल अलग था जब दुनिया भर के ज़्यादातर देश अपनी इकॉनमी नापने के लिए एक टर्म यूज़ कर रहे थे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। तो वैसे में भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स लेकर आया था और अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी, अपने लोगों का ग्रोथ वो इससे मेज़र कर रहा था, जिसने पूरे दुनिया भर का अट्रैक्शन भूटान की तरफ खींचा था। और तब से भूटान में लोग आना शुरू किए और 1960s तक तो यहाँ पर किसी को आना भी अलाउड नहीं था, बाहर वाले या कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ सकते थे। और आपको बता दूँ, ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो चीज़ है वो 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। सबसे पहले तो पब्लिक प्रॉस्पेरिटी, दूसरा यहाँ का इन्वायरमेंट। आपको पता है कि भूटान में जो जंगल है वो करीब 60% से ज़्यादा है और यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी 72% तक करने का संकल्प रखती है। तीसरा चीज़ जो है एथनिसिटी और कल्चर ट्रेडिशन, यानी कि यहाँ का कपड़ा हो गया, जो ग्यो और कीरा जो लड़के और लड़कियाँ पहनते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस, वो आपको पहनना है, वो फॉलो करना है। ये तीसरा चीज़ है। और चौथा गुड गवर्नेंस। तो ये 4 पिलर्स पर यहाँ का टिका हुआ है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट, और ये सब चीज़ अलग बनाता है भूटान को और सब दुनिया के देश में। आपको ये भी बता दूँ कि भूटान सिर्फ 2 कंट्रीज़ कैपिटल ऐसे हैं, एक तो प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, और दूसरा तिब्बत थिम्पू जो कि भूटान का कैपिटल है, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी डिफरेंट है। और कई सालों तक यहाँ पर कोई इन्वेजन नहीं हुआ, इनफैक्ट कभी हुआ ही नहीं। और इन्वेजन ना होने के कारण थिम्पू में जो कल्चर है वो आज भी ट्रेडिशनल है। दो वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज़ जो पिछले साल रही थी, 6.5% ग्रोथ रेट रहा था पिछले साल थिम्पू का, और उनमें से जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि भूटान डेवलप नहीं कर रहा, भूटान डेवलप कर रहा है, और इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। कि स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप भूटान आएंगे। उसके बाद आप पूरे एपिसोड्स देखिएगा ज़रूर, बट ये 5-6 टिप्स जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर ज़रा ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी थी भूटान के बारे में जब मैं ट्रिप शुरू कर रहा था, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता चलता है। कुछ चीज़ें मुझे पर्सनली आकर बॉर्डर के बाद यानी कि भूटान एंटर करने के बाद पता चला, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी भूटान आए इन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद करीब पिंसुलिंग में 100 से 125 मीटर अंदर सीधे रोड पर ही राइट साइड पे इमिग्रेशन ऑफिस है। मैं वहाँ गया था
और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसमें सबसे पहले या तो आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। अगर आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड वगैरह, तो पहले आपको इंडियन एम्बेसी यानी कि इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वो एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है। तो अवॉइड कीजिए, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड लेके आइए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे नहीं पता था, वो था जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिक्वायरमेंट्स थे वहाँ पर एंट्री करने के लिए या भूटान में फ्रीली घूमने के लिए, उसमें से एक था आपकी होटल की बुकिंग पहले से होनी चाहिए। देखिए, ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बट भूटान गवर्नमेंट सिर्फ 15-20 होटल्स आपको ऑनलाइन लेगा। अभी भी सर्च कीजिए तो 1500, 1200, 1800, 2,500, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 तक आपको होटल मिलेंगे। उससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भूटान में सिर्फ 8, 10, 12 ही होटल हैं, बाकी के होटल्स रजिस्टर्ड नहीं करवाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इमिग्रेशन आप करवाते हैं उसी समय होटल बुक करवा दिया जाता है और वहाँ से डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को जाता है उन होटल से। इसलिए भूटान गवर्नमेंट ने इस तरीके का प्रावधान रखा है। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, होटल बुक कर लीजिए, पेमेंट मत कीजिए, किसी भी साइट से बुक कर लीजिए, कन्फर्मेशन मेल मंगवा लीजिए। तो आपका जो कन्फर्मेशन मेल आया होगा होटल का या फिर मैसेज आया होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी और फ़ोटोग्राफ्स उसके साथ अटैच कर दीजिए। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो एक सेल्फ रिटन डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें ये लिखना होगा कि मैं अपने सुरक्षा का खुद ज़िम्मेदार हूँ और भूटान में कहीं भी घूम रहा हूँ तो इन सब का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। टू द डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन फिनसोलिंग भूटान, ऐसे करके फिर आप इमिग्रेशन में अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद आपका फिंगर स्कैन होगा। 1-2 बार पूछेंगे क्यों जाना चाहते हो, कोई और पर्पस है क्या, तो आपको बस घूमना टूर बताना होगा, और फिर फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा, आपका स्कैन किया जाएगा 10 फिंगर जैसे आधार कार्ड बनने में होता है उस तरीके से, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा जो परमिट है वो। उसी काउंटर के 2 काउंटर बगल में सबसे राइट साइड में आपको लोकल सिम कार्ड मिल जाएगा। लोकल सिम वहीं से इशू कर लीजिए, एक्टिवेटेड रहता है, और 100 रुपये में 110 रुपये का सिम पड़ा था, 100 रुपये उसमें टॉक टाइम था। डेटा आप बाहर से रिचार्ज करा सकते हैं। मैंने 99 का रिचार्ज कराया था, 872 MB डेटा मिला था, 1 मंथ वैलिडिटी थी। सफिशेंट होगा, काफ़ी सफिशेंट है। और एक बात बता दूं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, दूसरी बात ये कि जयगांव और फिनसोलिंग में अगर आप हैं तो जियो का सिम काम नहीं करता है, और एयरटेल में नेटवर्क आ रहा था बट आउटगोइंग फैसिलिटी मुझे नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट मैं जयगांव में था तब भी, तो यहाँ का लोकल सिम लेना बेस्ट चॉइस। जब आपका परमिट बनता है फिनसोलिंग में तो वो सिर्फ थिम्पू और पारो के लिए वैलिड होता है। इनकेस अगर आपका प्लान भूटान में अंदर और भी कहीं घूमने का है तो आप थिम्पू आकर इमिग्रेशन ऑफिस जो क्लॉक टावर के आगे है, मैंने आगे वीडियो में डिस्क्राइब किया है, आप उस चीज़ को ज़रा देखिएगा, और वहाँ पर से आधे घंटे के प्रोसेस के अंदर आपका पुराना जो परमिट है जो फिनसोलिंग में इशू हुआ थिम्पू और पारो के लिए, उसको दिखाइए, और उसके साथ उसका एक ज़ेरॉक्स रखिए, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप अकेले हैं तो उसके साथ सबमिट कर दीजिए। आधे घंटे में आपको रेस्ट ऑफ द एरियाज़, फुनाका हो या कोई सा भी एरिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ से आपको परमिट इशू हो जाएगा। 2-3 दिन, जितना भी दिन आपका स्टे का प्रोग्राम है, और लोकल एड्रेस वही होटल जो आपने शुरू में दिया था कन्फर्मेशन, बस वही एड्रेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथी बात खाने को लेकर कि यहाँ पर बीफ ज़्यादा और पॉर्क ज़्यादा खाया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई नॉनवेज चीज़ खा रहे हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आप नॉनवेज हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और थोड़ा संभल कर खाना खाइएगा। होटल्स जो थिम्पू और पारो में हैं बहुत सस्ते नहीं हैं, शहर काफ़ी कॉस्टली है, तो शॉपिंग आप अपने हिसाब से, आपके शौक़ के ऊपर है। रेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। बस बुकिंग के बारे में पॉइंट नंबर 6 ये याद रखिए कि जो बस बुकिंग है वो एक दिन पहले किया कीजिए। जब भी आप भूटान में इंटर करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।